हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास जो हमारे प्रवक्ता राजनीति विज्ञान के अंतर्गत है, तो इसके अंतर्गत दोस्तों इसको नागरिक शास्त्र भी कहा गया है। दोस्तों, इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है भारतीय संविधान। ठीक है दोस्तों, और संविधान के अंतर्गत दोस्तों हमारे जो अभी तक की क्लासेज हुई हैं, टोटल 5 क्लासेज हमारी हो चुकी हैं। और उससे पहले हमने डेमो क्लास दी थी, और डेमो क्लास के बाद हमने 2018 के पेपर का आपको प्रैक्टिस सेट करा दिया है। दोस्तों 2018 में जो पेपर हुआ था उसको हमने करा चुके हैं। तो आप हमारी इस क्लास की प्लेलिस्ट में जाके प्रवक्ता राजनीति विज्ञान की जो प्लेलिस्ट बनी है दोस्तों, उसमें आप सारी क्लासेस को जरूर वॉच कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों, इससे पहले हमारे संविधान में रचना एवं कार्य पर चर्चा हो चुकी है। प्रस्तावना हो चुका है। नागरिकता मौलिक अधिकार का हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों। तो मौलिक अधिकार के इससे पहले की क्लास में हमने कुछ मौलिक अधिकारों पर चर्चा कर ली थी, लेकिन आज 3-4 मौलिक अधिकारों पर हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर भी आज के क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार की लगातार क्लासेस का नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो बिना देरी किए हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी शिक्षा के अधिकार की, और जो अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत है, ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा जो शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया था, और इसके अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की बात कही गई थी दोस्तों। ठीक है, 6 से 14 वर्ष आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। ये दोस्तों शिक्षा का अधिकार जो अनुच्छेद 21 क है, ये सभी प्रकार के एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट आपका कम्प्लीटली क्लियर होगा, और साथ ही दोस्तों ये कॉन्सेप्ट हम पूरा कंप्लीट इससे पहले की क्लास में करा चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बढ़ेंगे दोस्तों आगे। अगला हमारा है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। ठीक है, एक्सप्लोटेशन के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध हम जो अधिकार है दोस्तों, तो इसमें क्या क्या है दोस्तों, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर रखे गए हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत। तो मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम के प्रतिशत, यानी कि अनुच्छेद 23 के अंतर्गत दोस्तों ये पॉइंट है, एक तो दुर्व्यापार है और एक बलात् श्रम है दोस्तों। ठीक है, यह अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार, बलात् श्रम यानी कि बेगार, जिसमें बेगार वो होता है दोस्तों जिसमें कार्य करना होता है लेकिन उसको कोई पगार नहीं दी जाती है। ठीक है, जैसे कूली बेगार में होता था। ठीक है, तो उनके रजिस्टर तैयार किए जाते हैं, तो ऐसे यहाँ पर बेगार बलात् श्रम इसको बोलते हैं। इसी प्रकार के अन्य जलात श्रम पर रोक लगाता है, लेकिन राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा प्रतिरोधित कर सकता है। ठीक है दोस्तों, जो है अधिरोपित कर सकता है, क्योंकि देखो दोस्तों ये अनिवार्य सेवा अधिरोपित का तात्पर्य क्या है कि अगर किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, यानी कि जैसे आप समझ लीजिए दोस्तों कि अगर आप किसी ऑफिस में वर्किंग हैं और वर्किंग के दौरान आप जॉब करते हैं, उसके बाद किसी दिन अगर ऑफिशियली काम में आधा घंटा 1 घंटा लेट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसको शोषण नहीं कहा जाता, क्योंकि ये सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उस काम को करना होता है, और वो सार्वजनिक उद्देश्य होता है। तो इसको जो है ऊपर वाले व्यक्ति जो है आपसे बड़े पद पर जो हैं वो इसको अधिरोपित कर सकते हैं। कभी कभी संडे के दिन भी ऑफिस जाना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इसको शोषण नहीं कहा जाता। तो ये जो है अधिरोपित कर सकते हैं इसको उद्देश्य, सार्वजनिक उद्देश्य के पर्पज से। ठीक है, बाकी अन्य प्रकार के कोई भी प्रकार के कार्य करने यानी शोषण करने का अधिकार नहीं रखा गया है। तो इसलिए शोषण के विरुद्ध लड़ने का अधिकार है व्यक्ति के पास। दूसरा है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने, खान अथवा अन्य संकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो ये बात इसमें कही गई है कि अगर 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा है तो उसको कारखाने, खान या अन्य संकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। ये इन्होंने इसके अंतर्गत शोषण के विरोध अधिकार के अंतर्गत 2 पॉइंट यहाँ पर रखे हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट है दोस्तों जो अधिकार के अंतर्गत, वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है,
तो अब जो रिलीजन की जो स्वतंत्रता है दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता, तो संविधान की उद्देशिका में कहा गया है कि हमारा गणराज्य अन्य बातों के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष है दोस्तों। ठीक है, क्या है? पंथ निरपेक्ष है, क्योंकि अलग अलग धर्मों को मतलब जानने समझने की छूट इसके अंतर्गत है दोस्तों। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया। संविधान में पंथ निरपेक्षता की अवधारणा धर्म विहीन राज्य की अवधारणा नहीं है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि धर्म विहीन हो जाए, इसका मतलब यह है कि राज्य अपना कोई राज्य का किसी भी राज्य का कोई अपना खुद का धर्म नहीं है। ठीक है, सभी धर्मों का क्या करना है? समान आदर और संरक्षण प्राप्त है। तो इसी को दोस्तों पंथ निरपेक्ष कहा जाता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि किसी धर्म को ना तो ज़्यादा महत्व देना है राज्य के द्वारा, और न ही किसी धर्म को विहीन करना है। ठीक है, तो किसी भी राज्य के अंतर्गत जो भी धर्म हैं उनको उनका आदर करना है और उनका संरक्षण करना है। और जो भी लोग जिस प्रकार के धर्म को मानते हैं उनको उनका मानने की स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों। ठीक है, ये हमारे संविधान की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और सबसे बड़ी मजबूती है दोस्तों। देश के अंतर्गत इतने प्रकार के धर्मों के लोग हैं कि यहाँ पर जो है कहीं कोई इस तरीके का धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आती है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है अपने धर्म को मानने की। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी क्लास समझ में आ रही होगी। धर्म के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की पूर्ण और समान स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, और अनुच्छेद 25 से 28 में सभी व्यक्तियों को धर्म के सभी पक्षों में स्वतंत्रता के अधिकार के उपबंधों का वर्णन है। तो दोस्तों यहाँ पर 25 से लेकर 28 तक क्या है दोस्तों? 25 से 28 तक में धर्म से संबंधित जो है यहाँ पर बात रखी गई है। तो ये है दोस्तों 42वें संविधान के संशोधन में 42वें संशोधन द्वारा उद्देशिका में किसको जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो एग्जाम में आ सकता है कि संविधान में पंथ निरपेक्ष किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है कि अंतःकरण की ओर धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो अंतःकरण की ओर जो धर्म को अबाध रूप से मानने, यानी कि अपने धर्म को जो है पूरी तरीके से मानने की छूट है, और उसके बाद उसी प्रकार का आचरण करने और अपने धर्म का प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता रखी गई है दोस्तों। ठीक है, तो हर धर्म को इसलिए जो है आदर्श माना गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत, और हर धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। यह दोस्तों अनुच्छेद 25 के अंतर्गत रखा गया है। उसके अलावा धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता, तो अनुच्छेद 26 में दोस्तों, अनुच्छेद 26 में क्या है? 25-26 में दिए गए अधिकार असीम नहीं हैं। एक तो वे लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए दिए गए हैं। दूसरे, राज्य विधि बनाकर आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक और अन्य लौकिक क्रियाकलाप को विनियमित कर सकते हैं। तो मतलब जो क्रियाकलाप हैं उसे धर्म से संबंधित उनको करने की भी छूट दी गई है दोस्तों। अगला है दोस्तों इसके अंतर्गत अनुच्छेद 27 में क्या है? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है। अब जब कोई व्यक्ति के अपने धर्म के प्रति अगर कोई चीज़ काम करके अपने धर्म के लोग अपने धर्म के लिए किसी कर वगैरह के संदाय करते हैं, तो इसके लिए भी स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों। ठीक है, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, शिक्षण संस्थानों में जहाँ आपने अध्यापक बन के कार्य करना है दोस्तों, वहाँ की जानकारी पूरी अच्छे से होनी चाहिए। तो शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता यहाँ पर रखी गई है, और यह है अनुच्छेद 28 के अंतर्गत। ठीक है, तो शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है दोस्तों? यह है अनुच्छेद 28 के अंतर्गत। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। अंतिम है दोस्तों संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, मेन बात यह है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनके हितों का संरक्षण करने के लिए अनुच्छेद 29 के अंतर्गत है दोस्तों। अल्पसंख्यक वर्गों के लिए किस में है? अनुच्छेद 29।
भारत के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। और राज्य द्वारा पोषित तथा राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार यानी कि संस्कृति को देखकर, उसके धर्म को देखकर शिक्षा का अधिकार उसका नहीं छीना जा सकता। प्रत्येक धर्म, प्रत्येक संस्कृति, प्रत्येक जो है नागरिक जो है जाति, मूल, धर्म और इसके आधार पर जो है शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये किसके के अंतर्गत रखा गया? तो अनुच्छेद 29 के अंतर्गत। अगला बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत क्या क्या रखा गया है? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, तो शिक्षण संस्थाओं की जो स्थापना करने का और प्रशासन करने का जो है अल्पसंख्यक वर्गों को खुद के अपने शिक्षण संस्थान खोलने और साथ ही दोस्तों प्रशासन करने का जो है अधिकार अनुच्छेद 30 के अंतर्गत रखा गया है। तो अल्पसंख्यकों के लिए जो शिक्षण संस्थानों और प्रशासन को उपलब्ध करने का अधिकार जो है दोस्तों किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 30 के अंतर्गत है। आपने देखा होगा दोस्तों आपके क्षेत्र में बहुत सारे मिशन स्कूल हैं, तो मिशनरियों के हैं, अल्पसंख्यक हैं, इसलिए उनके अपने खुद के स्कूल हैं। कुछों में दोस्तों उसमें क्रिश्चियन लोगों का ही वो विद्यालय होता है और वही लोग उन उन विद्यालयों में प्रवेश लेते हैं। और कहीं कहीं ऐसा भी है दोस्तों, सभी प्रकार के धर्म, जाति, वर्ग के लोगों को उस विद्यालय में प्रवेश मिला हुआ है। तो वो अल्पसंख्यक विद्यालय हैं दोस्तों, शिक्षण संस्थान है। इसी प्रकार जो है शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार जो है अनुच्छेद 30 के अंतर्गत रखा गया है। यह अनुच्छेद धर्म और भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। अगर कोई धर्म वाले अपने धर्म और अपनी जो है आधार पर अपने शिक्षण संस्थान खोलना चाहें तो उसको खोलने का अधिकार इसके अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 32 में दिए गए जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा मौलिक अधिकारों को उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय बनाया गया है। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 32 में है इसके अंतर्गत दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इसमें जो संवैधानिक उपचार हैं दोस्तों इन्हें इनके अधिकार के द्वारा मौलिक अधिकारों को उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय बनाया गया। जैसे क्या होता है दोस्तों इसमें रिट दायर करना। ठीक है, जैसे कहीं पर कोई चीज़ प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कहीं पर आपको अधिकार नहीं मिल रहे हैं आपके अपने ना, तो जैसे कोई चीज़ विज्ञापन निकल, जैसे उत्तराखंड में काफ़ी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि विज्ञापन निकल रहा है और उसमें फिर एग्ज़ाम हो रहे हैं, पेपर में क्वेश्चन गलत आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उसके लिए क्या मिला है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिला है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मिला है। तो उसके अंतर्गत रीट दायर करने का ऑप्शन रखा गया है। ठीक है, अपनी बात रखने की बात कही गई है। तो उच्चतम न्यायालय किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश और आदेश या रिट जारी कर सकता है और यहाँ पर संविधान में 5 प्रकार के रीट का उल्लेख किया गया है दोस्तों। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार देता है और इस रीट के लिए आवेदन पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई भी कर सकता है। ठीक है ना, तो आवेदन करने का अधिकार है और यह रीट किसी भी राज्य या व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी समझ में आगे होगी बंदी प्रत्यक्षीकरण की। उसके अलावा दोस्तों बात करें अनुच्छेद 32 से 226, अनुच्छेद 32 और 226 दोस्तों इन दो के अंतर्गत क्या है कि अनुच्छेद 32 के द्वारा उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है और उसे नकार नहीं सकता। लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत क्या है? उपचार उच्च न्यायालय के विवेकानुसार है, इसलिए वह अपने रिट न्याय क्षेत्र को नकार भी सकता है। तो अनुच्छेद 226 में ये रखा गया कि अपने द्वारा जो उपचार उच्च न्यायालय के विवेकानुसार है, इसलिए वह अपने रिट जो न्याय क्षेत्र को उसको नकार भी सकता है और इस तरह उच्च न्यायालय का मूल अधिकारों का रक्षक और गारंटी देने वाला बनाया गया है। ठीक है, ये 226 के अंतर्गत है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अगला है सशस्त्र बल और मूल अधिकार, तो अनुच्छेद 33 के अंतर्गत क्या है दोस्तों?
अनुच्छेद 33 के अंतर्गत है, संसद को यह अधिकार है कि सैन्य बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस आदि के मूल अधिकारों की सीमा को निर्धारित कर सकता है। तो संसद को यह अधिकार दिया गया है दोस्तों, सैन्य बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस आदि के मूल अधिकारों की सीमा को निर्धारित करने का अधिकार अनुच्छेद 33 के अंतर्गत रखा गया है। और अनुच्छेद 34 के अंतर्गत क्या रखा गया है, यह भारत में कहीं मार्शल लॉ यानी कि सेना विधि लागू हो तो संसद को यह शक्ति है कि वो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित शक्ति प्राप्त है और राज्य संविधान मंडल को प्राप्त ये नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 34 के अंतर्गत इसको रखा गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों मुख्य बात पर, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो हमारा अगला टॉपिक जो है वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भाग 4 के अंतर्गत आते हैं नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों हमारे जो मौलिक अधिकार हैं 36 अनुच्छेद 36 तक हैं और अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक दोस्तों इसके अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निर्धारित किया गया है। राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक लिया गया है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस में हैं, तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं और ये भाग 4 के अंतर्गत हैं। संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व दोस्तों ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान में इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया गया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस तत्व को विशेषता वाला बताया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आयरलैंड के संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं दोस्तों ये स्पेन के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, तो स्पेन के संविधान से आयरलैंड और आयरलैंड से भारत ने लिए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तत्वों को विशेषता वाला बताया है। ठीक है, तो मूल अधिकारों के साथ नीति तत्व संविधान की आत्मा के दर्शन है। ठीक है, संविधान की जो है नीति निर्देशक तत्व को क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है दोस्तों, आत्मा एवं दर्शन कहा गया है। तो एग्जाम में ये भी आता है कि किन्हें संविधान की आत्मा और दर्शन कहा गया है, तो नीति निर्देशक तत्व इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन में दोस्तों प्रस्तावना भी दिया जा सकता है, मूल अधिकार भी दिया जा सकता है, मूल कर्तव्य भी दिया जा सकता है। तो जो संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों वही संविधान की आत्मा और दर्शन होते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा नाम दिया है दोस्तों। किसने दिया है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। तो ग्रेनविल ऑस्टिन जो हैं इन्होंने जो है नीति निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। और वास्तविकता में देखी जाए तो दोस्तों यही वास्तव में संविधान की मूल आत्मा है, क्योंकि जो मौलिक अधिकार मिले हैं उसके आधार पर व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता मिली है किसी भी देश के अंतर्गत, इसलिए मौलिक अधिकारों का होना भी जरूरी था। और साथ ही दोस्तों नीति निर्देशक तत्व किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है इस पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। नीति निषेध तत्व की बात करें दोस्तों, आर्टिकल जो 36 है अनुच्छेद 36 है दोस्तों, इसको इसमें जो है अनुच्छेद 36 के अंतर्गत राज्य को परिभाषित किया गया है। तो राज्य की परिभाषा इसके अंतर्गत है। अनुच्छेद 37 के अंतर्गत बात करें तो इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करने की बात कही गई है। ठीक है, और अनुच्छेद 38 में दोस्तों क्या है, राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। तो आर्टिकल 38 में क्या है दोस्तों कि किसी भी समाज के अंतर्गत राज्य द्वारा जन कल्याण, समाज में जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना आर्टिकल नंबर 38 के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 39 यानी कि आर्टिकल 39 के अंतर्गत राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करेगा, ये बात कही गई है। किस प्रकार राज्य अपनी नीति का संचालन करेगा ये 39 के अंतर्गत दिया गया है। अब देखते हैं किस प्रकार से राज्य अपनी जो है नीति का संचालन करेगा।
सभी पुरुष और स्त्रियों को जीविका के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यह है कि सभी पुरुष और स्त्री यानी कि जो उस राज्य में रहने वाले पुरुष और स्त्री हैं उनको अपने जीविका के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है, यानी कि वो अपने आजीविका कमाने के लिए जो है साधन जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कोई न कोई तरीके अपना सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के पास जो है किसी प्रकार का कारोबार खोल सकते हैं या कोई व्यक्ति नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हैं दोस्तों। कोई भी प्रकार का व्यवसाय चला सकते हैं, तो ये चीज़ें जो है स्त्री और पुरुषों को जीविका उपार्जन के लिए दिया गया है, पहली बात तो। ठीक है, इसके अलावा सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए भौतिक संसाधनों का वितरण हो। तो दोस्तों समाज में बहुत सारी चीज़ आपने देखी होंगी कि बहुत सारे भौतिक संसाधनों का वितरण होता है समाज में। सभी को समान चीज़ें मिलती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पूरे देश में जो है गरीब परिवारों को राशन की व्यवस्था की गई थी। तो ये हमारे संविधान के अंतर्गत भौतिक संसाधनों को जो है उपलब्ध कराना। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सामाजिक रूप से सभी को वितरित की जाती हैं। तो ये अनुच्छेद 39 के अंतर्गत है दोस्तों। ठीक है, राज्य के अंतर्गत, और ये नीति निषेध तत्व के अंतर्गत आया है। इसके अलावा धन और उत्पादन साधनों का संकेंद्रण न हो। ठीक है, तो धन और उत्पादन के जो साधन हैं वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं हर व्यक्ति के। इसके अलावा पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। ठीक है, ये बात इसमें कही गई। तो पुरुषों और स्त्रियों को क्या है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलने की बात कही गई है इसके अंतर्गत। तो यही है नीति निर्देशक तत्व की ताकत दोस्तों, कि समाज में जो है पुरुषों और स्त्रियों को जो है बराबरता का भाव दिया गया है, यानी कि अगर काम समान कर रहे हैं तो वेतन भी समान देने की बात कही गई है। इसके अलावा दोस्तों पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य का दुरुपयोग न हो, न ही उनका आर्थिक शोषण हो। ये बात भी नीति निषेध तत्व के अंतर्गत रखी गई है। इसीलिए नीति निषेध तत्व को दोस्तों एक विशेषता बताई गई है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, और साथ ही संविधान की आत्मा भी इसको कहा गया है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अनुच्छेद 39 को यानी कि आर्टिकल 36A के अंतर्गत, ये 36 है दोस्तों, यहाँ पे 39 क के अंतर्गत है दोस्तों। ये 39A, आर्टिकल 39A के अंतर्गत राज्य के लोगों के लिए समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करना। ठीक है, तो ये मेन बात है कि राज्य के लोगों को समान न्याय दिया जाए और निशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी के लिए है। तो 39 क के अंतर्गत, अनुच्छेद 39A के अंतर्गत ये रखा गया है समान न्याय की व्यवस्था। उसके बाद अनुच्छेद 40 के अंतर्गत दोस्तों क्या है, राज्य ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में संगठित करना। तो जो राज्य के जो ग्राम पंचायतें हैं दोस्तों उनको स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने का भी इसके अंतर्गत अनुच्छेद 40 के अंतर्गत यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत इनको रखा गया है दोस्तों। तो तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंतर्गत हमने अनुच्छेद 40 तक की पूरी व्यवस्थाओं को स्टडी किया, और साथ ही दोस्तों हमने इसमें नीति निषेध तत्वों को भी अध्ययन किया है। तो नीति निषेध तत्व का जो कॉन्सेप्ट थोड़ा बचा है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, और साथ ही दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों की। आई होप आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। कल से आपको डेली हमारी क्लासेज ठीक 8 बजे हमको आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए दोस्तों। जो चीज़ आपको क्लास के अंतर्गत कराई गई हैं इनको ज़रूर नोट करते रहिएगा, और साथ ही अपने एक बेहतरीन नोट्स तैयार कीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम के टाइम पे केवल उन्हीं को रिवीजन करना है, और उसके आधार पर आपका जो है एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा दोस्तों। आप आसानी से अपना सिलेक्शन ले लेंगे। उम्मीद है आप इसी प्रकार अपनी तैयारी करेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।